नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय गुप्ता। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अंजनी क्लासेस में। इस सीरीज में मैं आपके लिए 3 वीडियो पहले ही ला चुका हूं, जिसमें मैंने आपको यह बताया कि कंपनी अपने शेयर इशू करती है तो उसे कंपनी एक्ट 2013 की गाइडलाइन किस तरीके से फॉलो करनी होती है। इसी क्रम में चौथा वीडियो मैं आपको लेकर आया हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको यह बताया था कि कंपनी जब अपने शेयर इशू करती है तो कुल 6 मेथड हैं, जिसमें से 3 मेथड मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब इस वीडियो में मैं आपको अगली 3 मेथड बताने वाला हूं। देखते हैं फोर्थ मेथड, अंशों का सार्वजनिक निर्गमन, पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स। यहां पर कंपनी शेयर इशू करने के लिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए जो इन्वेस्टर्स हैं उनके हितों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कुछ नियम बनाए हैं, जिन नियमों का पालन करना कंपनी के लिए आवश्यक होता है। यहाँ पर कंपनी अपने शेयर डायरेक्ट पब्लिक को ऑफर करती है। तो जो लोग कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं वो कंपनी का प्रोस्पेक्टस पढ़ के, कंपनी के बारे में जानकर उन शेयर्स को खरीदने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर पब्लिक जो इन्वेस्टर्स हैं उनके हितों की रक्षा करने के लिए कुछ नियम सेबी के द्वारा बनाए गए हैं, जिनका पालन करना कंपनी के लिए आवश्यक है। सबसे पहला, जनता के लिए अंशों के निर्गमन के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्वीकृति अनिवार्य है। यानी कोई भी कंपनी बिना परमिशन के, सेबी की बिना परमिशन के शेयर इशू नहीं कर सकती है। कंडीशन 2, यदि एक कंपनी सामान्य जनता के लिए अंशों का निर्गमन करती है तो ऐसे अंशों का किसी मान्यता प्राप्त भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीत होना अनिवार्य है। पब्लिक इशू करने से पहले कंपनी को अपने शेयर किसी भी ऑथराइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कराना कंपलसरी होंगे। थर्ड कंडीशन देखते हैं, आवेदन पत्र में न्यूनतम अवधि निर्गमन खुलने से 3 कार्यशील दिन से कम नहीं हो सकती है। इसे प्रविवरण में देना जरूरी होता है। यानी पब्लिक कब तक अप्लाई कर सकती है वो डेट इस प्रोस्पेक्टस में बतानी जरूरी हो। कम से कम 3 वर्किंग डेज देना जरूरी होते हैं। कंडीशन 4, जब कोई व्यक्ति शेयर्स खरीदने के लिए अप्लाई करेगा तो उसको कम से कम 200 शेयर्स के लिए अप्लाई करना ही होगा, जिनकी फेस वैल्यू 10 रुपये है। अलॉटेड जो शेयर्स अलॉटेड किए गए हैं वो ट्रेडेबल क्वांटिटी में होना चाहिए। अगर शेयर की फेस वैल्यू 10 है तो उनकी ट्रेडेबल क्वांटिटी 100 होना ज़रूरी है। शेयर्स का अंडरराइटिंग होना ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है। अगर कंपनी चाहे तो अपने शेयर अंडरराइटर के थ्रू इशू कर सकती है। एक नई पब्लिक कंपनी जब अपने शेयर इशू करती है तो केवल एट पार पर ही शेयर इशू करेगी। प्रीमियम पर इशू करने के लिए उसे सेबी की परमिशन लेना ज़रूरी है। कंडीशन 8, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट है वो इशूड शेयर के 90% के बराबर होना चाहिए। कंडीशन 9, अगर इशू के जो डेट है वो बंद होने से 60 दिन के अंदर अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट रिसीव नहीं होता है तो कंपनी को निर्गमन बंद होने के 78 डेज के अंदर बिना ब्याज के, यानी 78 दिनों के अंदर कंपनी बिना ब्याज के, और 78 डेज के बाद कंपनी जितने भी डिले करेगी उसे 15% ब्याज के साथ पैसा वापस लौटाना होगा। कंडीशन 10, एप्लीकेशन मनी फेस वैल्यू के 25% से कम नहीं होनी चाहिए, या फिर प्रतिभूति विनिमय बोर्ड द्वारा जो प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट है उससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर कंपनी को ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन हो चुकी है, यानी बहुत ज़्यादा लोगों ने शेयर्स खरीदने के लिए अप्लाई किया है, तो इस तरीके की कंडीशन में कंपनी हर उस एप्लीकेंट को शेयर अलॉट करेगी, लेकिन कम से कम 100 शेयर्स उसको अलॉट करने ही होंगे। यानी जिनको भी शेयर्स अलॉट किए जा रहे हैं उनको अलॉटेड शेयर्स की क्वांटिटी 100 से कम नहीं होनी चाहिए। लमसम पेमेंट, कंपनी कई बार ऐसा करती है कि शेयर्स का सारा पैसा एक साथ एक इंस्टॉलमेंट में मांग लेती है। तो यहाँ पर एप्लीकेंट को शेयर एप्लीकेशन का जो भी पैसा है, शेयर का जो पैसा है वो सारा का सारा पैसा अलॉटमेंट के साथ ही भेजना होता है, जिसे एक शेड्यूल बैंक में जमा कर दिया जाता है। और
यहाँ पर अलग अलग बैंक अकाउंट ओपन किए जाते हैं, जैसे इक्विटी शेयर्स के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और प्रेफरेंस शेयर्स के लिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना होगा। कंडीशन 6, शेयर इशूड अदर देन कैश। कभी कभी कंपनी अपने शेयर्स कैश के अलावा अदर कंसिडरेशन में भी इशू कर सकती है। इसे शेयर इशू अदर देन कैश कहा जाता है। मान लीजिए कंपनी ने एक मशीन खरीदी है, अब उस वेंडर को कंपनी को पैसे देने होंगे। यहाँ पर कंपनी कैश पेमेंट या बैंक के थ्रू पेमेंट करने के बजाय कंपनी उसे शेयर इशू कर देती है, तो यहाँ पर शेयर इशू अदर देन कैश कहा जाता है। ठीक उसी तरीके से कंपनी अपने प्रमोटर्स को उनके रेमुनरेशन के तौर पर या अंडर राइटर को कमीशन कैश में न देकर उनको शेयर्स के थ्रू पेमेंट कर सकती है। तो इस तरीके से कंपनी अपने शेयर्स कैश के अलावा किसी और कंसिडरेशन के लिए इशू कर सकती है। तो यहाँ इस तरीके से कंपनी 6 मेथड हैं जिनमें को फॉलो करके कंपनी अपने शेयर पब्लिक को इशू करती है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि कंपनी अपने शेयर्स कौन कौन मेथड से किस किस तरीके से इशू करती है तथा कंपनी को कंपनी एक्ट 2013 की गाइडलाइन किस तरीके से फॉलो करनी होती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो उस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।